Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. जैसा आपको पता है कि अभी एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये जो वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप कह सकते हैं कि साबित हो सकती है। जैसे आप नोटिस कर भी रहे हो कि घराना पे, म्यूजिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। तो एक प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस टॉपिक इज हियर। तो आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, हिंदुस्तानी संगीत या जो भी घराने इसमें आते हैं वो सभी कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं तो उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल जिसपे सारे पीडीएफ, सारे प्रीवियस पीवाईक्यू जो कंपाइलेशन है वो भी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसपे विजिट करके आप जो मॉक टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक की। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी नॉर्थ वाले हैं, जो उत्तर भारतीय जो है उत्तरी क्षेत्र, उनका एक शास्त्रीय संगीत है। इसी को हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बोलते हैं या शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का जो है वो शास्त्रीय संगीत है। इसको शास्त्रीय संगीत भी बोलते हैं और आप कह सकते हो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। इसी के साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, जैसे कि तानसेन है। ये माना जाता है कि तानसेन जो है वो इसके फाउंडर रहे हैं, वो संस्थापक रहे हैं। दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये वीणा, सितार, सरोद मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाया जाता है। 12वीं सेंचुरी में इसको अलग कर लिया गया कार्नेटिक म्यूजिक से। तो दो म्यूजिक हो गए, हिंदुस्तानी म्यूजिक या शास्त्रीय म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया का था, कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया का शास्त्रीय म्यूजिक है, यानी जो आप कह सकते हो कर्नाटक संगीत बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक को, जो कि दक्षिण भारत की आप कह सकते हो शास्त्रीय संगीत है। कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर जो कॉम्पोजिशंस होती हैं, यानी जो आप कह सकते हो लैंग्वेजेस होती हैं, वो संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मतलब ये सारी कॉम्पोजिशन यूज करते हैं। जबकि जो नॉर्थ इंडियन यानी जो नॉर्थ उत्तर वाले उसमें यूज करते हैं, शास्त्रीय संगीत में यूज करते हैं, उसमें अवधी, ब्रिज, मतलब जो यहाँ की लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ साइड की, हिंदी, उर्दू, ब्रिज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, मराठी और पंजाबी कॉम्पोजिशंस हम यूज करते हैं, उनमें लिखी रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की जो है ना नॉर्मली जो सीख है वो उनके स्कूल्स बने हुए हैं जिनको घराना बोलते हैं। बहुत पुराने हैं ये सभी घराने और हर एक घराने का एक अपना एक अलग स्टाइल है, एक टेक्निक है सब चीजें सिखाने की। और ये सारी जो घराने हैं, जो स्कूल्स हैं, ये फैमिलीज मतलब जनरेशन्स चला रही है उनकी, जो अभी हम पास ऑन करते हैं। जैसे कुछ अगर मैं आपको घराने का एग्जाम्पल दूं तो ग्वालियर का घराना है किराना, जयपुर अथरोली का घराना है, आगरा का घराना है, पटियाला, मेवाती, मतलब इन सब के आप कह सकते हो घराने हैं जो कि म्यूजिक सिखाते हैं नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मतलब ईच घराना कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक घराने ने जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसकी आप कह सकते हो प्रॉस्पेरिटी, उसको फैलाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया है। और जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सरोद, तबला, सारंगी, सितार, संतूर, फ्लूट, वायलिन, मतलब ये सारी बांसुरी, संतूर, सारंगी, इन सब का इस्तेमाल हम नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में करते हैं। ये जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है ना वो वोकल सेंट्रिक है, यानी इसमें जो फोकस रहता है, जो गा रहा होता है उस पर रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर जो नॉर्मली वोकल फॉर्म्स हैं, जो नॉर्मली मतलब आप किस तरीके से गा रहे हो तो उसकी फॉर्म्स होती है। तो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं आपकी? ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमार, तराना और ठुमरी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमर, तराना और ठुमरी। Most of the Hindustani musicians trace their descent to तानसेन। ज्यादातर हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन से अपना वंश जोड़ते हैं। चलो बात करते हैं इसमें जो बहुत बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स हैं, जो प्रतिपादक रहे हैं, वो कौन कौन रहे हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी हमने सम्मानित किया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। पंडित भीमसेन जोशी,
रविशंकर, इन सबको भारत रत्न दिया है। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा इनका हिंदुस्तानी म्यूजिक की इंडस्ट्री में। एंशियंट पीरियड की बात करें, देखो एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न, अगर मैं एंशियंट पीरियड की बात करूं तो हमारे यहाँ की जो रूट्स हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो रूट्स हैं वो वैदिक पीरियड तक जाती हैं। वैदिक पीरियड में सामवेद आया था, आपको पता है एक वेद है जिसके अंदर 4 वेदों में से एक वेद है जिसमें ऐसे भजन हैं जिन्हें धुनों में गाया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, समागम बोलते हैं। तो ये जो हिम्स हैं, ये जो भजन है, इनको सबसे पहले ये माना गया था ये म्यूजिक की फॉर्म है हमारी। इसके अलावा ये कैसे पास होते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही पास किए जाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं मीडिएवल पीरियड में। मीडिएवल पीरियड मध्यकालीन काल की मैं बात करूं तो इसके अंदर ये शुरू हुआ जब दिल्ली सल्तनत आई थी 1206 से 1526 के बीच में, ठीक है। फिर जो लेटर मुगल एम्पायर था, जो बाद वाला मुगल एम्पायर था, जो 1526 से 1857 तक की जो है उनके बीच में, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे फारसी और आप कह सकते हो सेंट्रल एशियन म्यूजिक भी इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए गजल वगैरह ये यहां से आई। इसके अलावा इसी पीरियड में सितार और तबले का इंट्रोडक्शन हुआ और इसमें ये माना जाता है की फिगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था वो थे अमीर खुसरो, जिनको ये कहा जाता है कि कम से कम भी 7 से 8 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी थी, तो ये वही अमीर खुसरो हैं जिन्होंने कव्वाली की आप कह सकते हो स्टार्ट किया, यानी कव्वाली का एक नया संगीत, जिसे एक नए संगीत का रूप है, उसको स्टार्ट किया और इन्होंने सितार का मतलब विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। रिवाइवल एंड मॉडर्नाइजेशन, अब पुनरुद्धार और आधुनिकरण कब हुआ हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का, नॉर्थ इंडियन शास्त्रीय संगीत का। 20th सेंचुरी में बहुत सारे मेस्ट्रोज आए, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज आए, जैसे कि पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर हैं, पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे हैं, जिन्होंने इसको वापस से पुनर्जीवित करने का काम किया, इसमें और अपना कंट्रीब्यूशन दिया ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। और उन्होंने अलग अलग स्कूल बनाए, अलग अलग नोटेशन सिस्टम बनाया कि किस तरीके से इनको कैसे कैसे लिखा जाएगा म्यूजिक, तो ये सब चीजें इन्होंने बनाई। मेजर वोकल फॉर्म्स आपको मैंने बताई थी ना, ध्रुव, ख्याल, धम्मर, तो ये सारी वोकल फॉर्म्स, यानी जैसे आप गाओगे उसका तरीका है, तो इन सब के बारे में क्या है, और इन सब का ना अलग स्कूल भी है, घराने जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ध्रुपद की। ये सबसे पुराना है, सबसे आप कह सकते हो बड़ा है, बहुत सीरियस है, डिवोशनल है, आप कह सकते हो भक्ति वाला है। ये नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर, ये बहुत पुराने टेक्स्ट हैं, पुराने ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा मध्यकाल के दौरान, मीडिएवल पीरियड के दौरान, ये अकबर के टाइम पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि यही यूज होता था। तानसेन, ये माना जाता है तानसेन ध्रुपद स्टाइल में ही गाते थे, ठीक है। ध्रुपद का एक लाइटर फॉर्म है, ध्रुपद तो बहुत सीरियस है, बहुत इंटेंस है, ध्रुपद का एक लाइटर फॉर्म है जिसको बोलते हैं धामर, ठीक है। धामर क्या है, मेनली होली के टाइम पे गाया जाता है। इसके अलावा ध्रुपद कौन से लैंग्वेज में गाया जाता है, संस्कृत या फिर ब्रिज भाषा में गाया जाता है, और प्रॉपर आप कह सकते हो भक्ति वाला है, फिलोसफिकल है, दार्शनिक है, वीर प्रकृति का होता है। मतलब इसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिव जो है, बहुत इंटेंस ये होता है। जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसको बंदिश बोला जाता है, ध्रुपद बोला जाता है, बंदिश या ध्रुपद। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला आ गया स्थाई, स्थाई को बोलता है सबसे पहला सेक्शन जो है। उसके बाद आ गया अंतरा, जो दूसरा खंड होता है, संचारी तीसरा खंड, और अभोग। तो 4 खंड है इसमें, स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, पखावज, रुद्र वीणा और तानपुरा, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे ध्रुपद जो है वो गाया जाता है। मेजर घराना, कौन कौन से घराना है जो ध्रुपद के बारे में सिखाते हैं, दादर, दरभंगा, बेतिया, बिष्णुपुर, डुमराव, तलवंडी और घराना, ये सारे घराना हैं जो कि आप कह सकते हो कि ध्रुपद के बारे में सिखाते हैं। अगला है ख्याल। तो बेसिकली ये पर्शियन, वहां से पर्शिया और जो सूफी संत होते थे वहां से इसकी रूट्स है। ख्याल का मतलब क्या है, इमेजिनेशन, राइट, तो वहां से इसके रूट्स हैं। इसके अलावा ये ध्रुपद से ही इन्फ्लुएंस्ड है,
जो ध्रुपद अभी आपने पढ़ा वहीं से ही ये इन्फ्लुएंस है, बस उसका थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल, वो बहुत इंटेंस था, बहुत सीरियस था, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा एक्सप्रेशन आप इसमें अपना दे सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, जैसे उसमें डिवोशनल था, भक्ति वाला था, इसमें रोमांटिक से डिवोशनल तक सारे इमोशंस जो है, सारी भावनाएं हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ख्याल नॉर्मली 2 कंपोजिशन में हम परफॉर्म करते हैं, स्थाई फर्स्ट पार्ट और अंतरा सेकंड पार्ट, यानी सिर्फ 2 ही सेक्शंस होते हैं, 2 ही खंड होते हैं, स्थाई और अंतरा। ख्याल के अंदर इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे इसमें अलाप, अलाप का मतलब क्या है, स्लो फ्री फॉर्म इंट्रोडक्शन। अलाप में क्या करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन देते हो धीरे धीरे। तान, रैपिड मेलोडिक रन्स, ताने आपने सुना होगा ना कि तान होती है जो बहुत तेज तेज गाई जाती है। एंड बोल, बोल का मतलब क्या है, रिदमिक सिलेबल्स, इसमें नॉर्मल बातचीत की जाती है। तो जैसे आपने मान लीजिए स्थाई है, तो स्थाई में आप क्या यूज करोगे, अंतरा में आपने क्या चीज यूज की, तो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है इसके अंदर। इसके इंस्ट्रूमेंट्स है तबला, हारमोनियम, सारंगी और तानपुरा। इसके घराना हो गए ग्वालियर किराना, जयपुर अतरोली, आगरा पटियाला, भिंडी बाजार और मेवाती घराना। ठुमरी की अगर हम बात करें, तीसरे की, ये तीसरा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठुमरी ये माना जाता है कि जो लखनऊ में जो नवाब हुआ करते थे, ठीक है, उनमें जो अवध के नवाब थे, उनके कोर्ट से, उनके दरबार से इसकी उत्पत्ति हुई है ठुमरी की। ये वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब थे अवध के, उन्होंने इसे बहुत फेमस किया है, और वो खुद एक, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे कला को, डांस को और म्यूजिक को। ख्याल की जैसे इसका जो फोकस है वो राग पर रहता है, कि राग कैसे इसके अंदर गाए जाएंगे, राग की इंट्रिकेसी क्या है, यानी ख्याल में राग की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत। जैसे ख्याल में क्या होगा, राग में हम करते हैं ना फोकस, ठुमरी में भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है। इट एम्फसाइजेज ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन। जैसे उसमें था ना तान, था इससे पहले वाले में, ख्याल में तान था ना, तान राग, तो जैसे इसमें उस पर फोकस था, ठुमरी के अंदर एक्सप्रेशन, आप क्या भाव आपका आ रहा है, भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है। इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल जेनर कहा जाता है, कि अर्ध शास्त्रीय शैली के रूप में इसको जाना जाता है। द लिरिक्स ऑफ ठुमरी आर टिपिकली, अब इसकी लिरिक्स का जो इसकी नॉर्मली जो बोल हैं किस लैंग्वेज में होती है, हिंदी, अवधी, भोजपुरी या ब्रज भाषा में होते हैं। और इसमें कौन कौन से इमोशंस कवर होते हैं, लव, सेपरेशन, डिवोशन एंड लॉन्गिंग, यानी प्रेम, अलगाव, भक्ति और लालसा के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ज्यादा इमोशंस है इसमें, बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स आप कन्वे कर सकते हो, तो दैट इज ठुमरी। 2 तरीके की ठुमरी होती है, बोल बनाओ ठुमरी और बोल बनाओ ठुमरी। बोल बनाओ धीरे धीरे जो गाई जाती है, ज्यादा इमोशंस, जैसे ये बनारस घराना की फेमस है। बोल बनाओ फास्ट फास्ट, इसके अंदर रिदम होती है, ज्यादा तेजी से इसको गाया जाता है, जैसे ये है लखनऊ घराना। मेजर घराना, लखनऊ बनारस तो सुन ही लिया आपने, पटियाला घराना भी है जहां पे ठुमरी के बारे में बताया जाएगा। बेगम अख्तर, ये एक बहुत बड़ी, इसमें आप कह सकते हो कि मेस्ट्रो है, जिनको क्वीन ऑफ गजल्स कहा जाता है, गजलों की रानी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, यानी ठुमरी सिंगर रही है, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा फेमस किया है। तराना की बात करते हैं। तराना किसने इन्वेंट किया, अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ उस टाइम पे। और इसको फेमस किसने किया, एक सिंगर थे आमिर खान, ठीक है, ये आमिर खान वो नहीं है जो एक्टर है, आमिर खान सिंगर थे, उन्होंने इसको फेमस किया। उन्होंने इसकी जड़ों पे कि कहाँ से बना उस पर रिसर्च की, इसमें कौन से अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीज उन्होंने रिसर्च की। इसके अलावा तराना जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसका इस्तेमाल किया था। ये दोनों वोकल और इंस्ट्रूमेंटल फॉर्मेट, मतलब आप गा भी सकते हो और बोल भी सकते हो इससे। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें तेज गति वाले अंशों पर नियंत्रण, अक्षरों का सटीक उच्चारण और जटिल लयबद्ध वादन शामिल है। मतलब इसके अंदर आपको क्या चाहिए कि बहुत जब तेज स्पीड में हम बोलते हैं तो हम प्रॉपर जो अक्षर, जो वर्ड बोल रहे हैं, जो लेटर बोल रहे हैं, जो अल्फाबेट बोल रहे हैं, वो प्रॉपर उसकी करेक्ट इनंसिएशन हो, जो रिदम हम यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट हो। मतलब आप कह सकते हो कि एक पॉइंट पे आपको म्यूजिक, आपको लिरिक्स, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, क्या प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हो, रिदम क्या है, हर चीज का आपको समावेश, सबका कंबाइन करके बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज इसमें चाहिए।
अभी जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तराना सिंगर है वो है पंडित रतन मोहन शर्मा जी, जो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। इसी के अलावा उन्हें जो टाइटल, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका ना सांस लेने का बहुत अलग एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में इसमें बोला जाता है। जैसे आप कह सकते हो रैप होती है, राइट, तो उसमें भी बहुत तेज स्पीड में बोला जाता है। लेकिन अगर आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करो तो तराना है। अब इसके अंदर इसको बोलते हैं बादशाह ए तराना, जो उनको टाइटल दिया गया है क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल उनका डिफरेंट है। उनके 300 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग एल्बम्स वो मतलब आप कह सकते हो उनके पास ये वो 300 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग एल्बम्स उनकी बिक चुकी हैं। और उनको ट्रेन किसने किया? पंडित जसराज और पंडित प्रताप नारायण जी ने। टप्पा, टप्पा क्या है? 18th सेंचुरी बिल्कुल लास्ट में बना है। इसके अलावा पंजाब के जो आप कह सकते हो जो ऊंट सवार हुए हैं उनके जो मतलब जो कॉमन पीपल जो फोक है, जो वही जो लोकल लोग गाते हैं, वहां से बना है टप्पा। ये सबसे मतलब ये माना जाता है कि पंजाब में जो सबसे कठिन शास्त्रीय संगीत है, सबसे डिफिकल्ट क्लासिकल म्यूजिक है, उनमें से ये एक है। इसको पॉपुलराइज किसने किया? शोरी मियां ने, जिनका पूरा नाम था मियां गुलाम नबी शोरी। ये एक म्यूजिशियन थे जो लखनऊ के एक नवाब है असफ उद दौला। असफ उद दौला के जो आप कह सकते हो उस नवाब के कोर्ट में म्यूजिशियन थे, तो उन्होंने इसको फेमस किया। और इसकी जो थीम्स हैं, जो इसके विषय हैं, वो लव और रोमांटिक लॉन्गिंग यानी प्रेम और लालसा के इर्द गिर्द घूमती है। इसके मेजर घराना कौन से हैं? पंजाब तो होगा ही डेफिनेटली, और बनारस घराना भी इसका एक मेजर घराना है। गजल की बात करते हैं, 7th सेंचुरी अरेबिक पोइट्री है ये। इसके अंदर सारी अरबी कविताएं होती हैं। हम इंडिया तक कैसे आए, साउथ एशिया तक कैसे आया? पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो मुगल ईरा था उससे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे कपलेट्स होते हैं, दोहे होते हैं, जिनमें रिदम भी होगी और एक रुकाव भी होगा। और हर एक कपलेट यानी हर एक, जैसे दोहा होता है, और हर एक दोहे का एक प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया होगा, एक वो बात कहना चाहेंगे। तो आप देख भी सकते हैं इसमें दोहे शामिल होते हैं, जिसमें एक तुक और एक छंद है, एक राइम है, एक रिफ्रेन है। प्रत्येक दोहा अक्सर एक स्वतंत्र विचार व्यक्त करता है। Themes typically include love, loss, longing, beauty of nature with a philosophical और mystical undertone। जैसे आपने देखा कबीर के दोहे हैं, तो वो सब, तो इसके अंदर सारे प्रेम, हानि, लालसा, प्रकृति की सुंदरता, दार्शनिक कह सकते हो, रहस्यमयी अंतर्वस्तु, सब कुछ इसके अंदर होगा। ये पर्शियन और उर्दू में लिखी गई है, और अब ये हिंदी, पंजाबी और दूसरे लैंग्वेजेस में भी ये जो है ये लिखी गई है। कौन कौन से पोएट्स बहुत ज्यादा मेन पोएट्स थे जिन्होंने ये गजल के बारे में लिखा है? मिर्जा गालिब, ये तो आई थिंक सबने ही सुना होगा। बहुत सारी जो भी पोएट्री करते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने मिर्जा गालिब का नाम नहीं सुना हो। काजी नजरुल इस्लाम, मीर ताकी मीर, फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी, तो ये सारे बहुत ज्यादा अच्छे पोएट्स रहे हैं जो गजल की फील्ड में रहे हैं। और सिंगर्स कौन कौन से हैं? बेगम अख्तर, मेहदी हसन, जगजीत सिंह और गुलाम अली, तो ये सारे मेन सिंगर्स रहे हैं। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना की बात करते हैं। तो म्यूजिक के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया, बात करते हैं घराना की। तो घराना का मतलब क्या है? घर, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो एक पर्टिकुलर यूनिट यानी टीचर टू डिसिपल, गुरु से शिष्य को जो भी नॉलेज मिलेगी, वो ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि घराना नाम दे दिया, गुरु भी यही रहेंगे, शिष्य भी यही रहेंगे, और वो म्यूजिक सीखेंगे। इसके अलावा बहुत लंबे टाइम तक घराना जो रहता था बस फैमिली मेंबर्स में ही रहता था, कि फैमिली मेंबर्स को आएगा, फिर वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो आगे स्कूल चलाएंगे, वो घराना चलाएंगे, फिर वो आगे, मतलब इस तरीके से चलाते थे। और म्यूजिक भी अपनी लाइनेज में ही प्रिजर्व रखते थे, किसी और को नहीं सिखाते थे, वो बस अपनी ही लाइनेज में यानी अपने ही वंश में म्यूजिक सिखाते थे। चलिए बात करते हैं ग्वालियर घराने की। सबसे पहले तो इसके फाउंडर कौन है? नाथन पीर बख्श, हसू खान और हदू खान, ये तीन इसके फाउंडर रहे हैं। बेसिकली इसमें स्वर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये कब शुरू हुआ? मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे शुरू हुआ। सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना, जिसमें स्वर के बारे में आप कह सकते हो बताया जाता है। इसके कौन कौन से एक्सपोनेंट्स रहे हैं, कौन कौन से इसमें पर्सनैलिटीज रही हैं जो बहुत फेमस है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जिनको गंधर्व स्कूल जो लाहौर में बना है उसके फाउंडर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसी पे मार्क कर रही हूँ जो आपको लर्न करना है। ओमकार ठाकुर, गुलाम हसन,
शगन, ये इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण करंजीकर, ये इंपॉर्टेंट है। मालिनी राजुरकर, एन राजन, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ग्वालियर घराने की। बात करते हैं किराना, जिस कहाँ पर है, ये अवध में है। किसने इसको कौन फाउंडर रहे हैं, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान रहे हैं। ये कहा जाता है कि जो वोकल म्यूजिक है ना, जो गाने वाला म्यूजिक है, उसका फ्लैग बियरर किराना ही है, ये किराना ही है जो अवध के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर नोट्स और मेलोडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उच्चारण पे ध्यान दिया जाता है। इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से रहे हैं, प्रभा आत्रे, गंगूबाई। आई थिंक प्रभा आत्रे पे तो आया भी है क्वेश्चन कि किस घराना से बिलोंग करती है, तो किराना से बिलोंग करती है। भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, काफी इंपॉर्टेंट है। हीराभाई बरोदेकर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा की बात करूं तो इसको जो फाउंडर हैं उस्ताद घागे, खुदा बख्श और हाजी सुजन खान जो है वो इसके फाउंडर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, इस पे वॉइस पे ध्यान दिया जाता है, आवाज पे ध्यान दिया जाता है, ताकि जो नोट्स हैं वो बहुत पावरफुल रहे, रेजोनेट रहे, इसी के गूंजने वाले रहे। ये ब्लेंड है ख्याल और ध्रुपद का, ठीक है। फैज खान, जिनको टाइटल दिया गया है आफ्ताब मौसीकी यानी द सन ऑफ म्यूजिक। इसके अलावा ये ठुमरी और गजल भी गाते हैं। इसी के साथ लताफत हुसैन खान और दिनकर हकीमी। बनारस घराने की अगर मैं बात करूं तो पंडित गोपाल मिश्रा हैं इसके जो फाउंडर माने जाते हैं। टेबल घराना फाउंडर है राम सहाय और कथक घराना फाउंडर है जानकी प्रसाद, यानी इसके अंदर भी दो तरीके के हैं। टेबल घराना फाउंडर है आपके राम सहाय और कथक घराना फाउंडर है जानकी प्रसाद। इसके अंदर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि ठुमरी सिंगर्स जो है ना, उनकी बहुत अच्छे से स्टाइल जो है, काफी ज्यादा अच्छा स्टाइल है इनका। ठुमरी सिंगर्स ये होते हैं बनारस और गया के। इसमें राजन मिश्रा, गिरिजा देवी और साजन मिश्रा, ये तीनों ही आप कह सकते हो इस घराने से बिलोंग करते हैं। जयपुर अतरोली घराना, इसके जो फाउंडर है वो है उस्ताद अलादिया खान, ठीक है। इसके अंदर सारे राग और तान को मिक्स, मतलब प्रॉपर इनके बारे में सिखाया जाता है। तो ये इतना मत करना क्या सिखाया जाता है या इनमें किसके बारे में ध्यान दिया जाता है, लेकिन कहां से इवॉल्व हुआ है, ध्रुपद स्टाइल से इवॉल्व हुआ है। लेकिन ध्रुपद से तो बना है, लेकिन जाना किसके लिए जाता है, ख्याल के लिए जाना जाता है। इसके कौन कौन से हैं, अश्विनी भिड़े देश पांडे, मल्लिकार्जुन मंसूर, केकसार भाई केरकर, श्रुति सदोलीकर, पद्मा तालवेकर और किशोरी अमोनकर। नेक्स्ट इज पटियाला घराना। ये जाना जाता है उस्ताद फतेह अली खान और अली बख्श ने जो है इनकी स्थापना की थी। वैसे पटियाला घराना जो है वो मियां कालू ने स्टार्टिंग की थी, लेकिन ये कहा जाता है कि अली बख्श और फतेह अली खान ने ही पॉपुलराइज किया इसको। मतलब जब तक मियां कालू ने इसको बनाया कोई जानता ही नहीं था। तो रियल फाउंडर कौन है, फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। ये बेसिकली इसमें दोनों ठुमरी और ख्याल दोनों सिखाए जाते हैं, दोनों काइंड की सिंगिंग। इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बड़े गुलाम अली, अमानत अली खान, निर्मला देवी, प्रवीण सुल्ताना, नैना देवी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, भेंडी बाजार, ये मुंबई में है। 3 भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, छाजू खान, नाजिर खान और खादिम हुसैन खान। ये बेसिकली आप कह सकते हो जो वॉइस है हमारी, जो आवाज है उस पर जोर देता है। एक ही ब्रीथ में कितना लंबा आप गा सकते हो, ये इसकी खासियत है। उस्ताद अमन अली खान, अंजनी बाई मालपेकर और शशिकला कोराटकर, ये इसके काफी अच्छे एक्सपोनेंट्स हैं। रामपुर सहसवन घराना, उस्ताद इनायत खान ने इसकी फाउंडर रहे हैं इसके। इसके अलावा ये जो ग्वालियर घराना है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही इनका गाने का स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही है और तराना सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं ये। राशिद खान, निसार हुसैन खान, सुलोचना बृहस्पति, ये बहुत जाने माने एक्सपोनेंट्स रहे हैं। दिल्ली घराना, उस्ताद मम्मन खान ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की है। तबला जो है, तबला प्रॉपरली कैसे सिखाया जाता है वो यहीं पे आपको सिखाया जाएगा। रिदमिक एस्पेक्ट्स, टप्पा स्टाइल, ध्रुपद प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज यहाँ पे सिखाई जाती है। चांद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान, उस्ताद जहान खान और कृष्णा बिस्ट, ये सारे ही इसी म्यूजिक के, इसी घराने के एक्सपोनेंट्स हैं। ओके, मेवाती घराने की बात करते हैं तो
गागी नजीर खान और वाहिद खान जो भाई थे, दोनों भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अलावा इसके अंदर भावना, भक्ति, बेसिकली फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है। पंडित, इसके एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज ये इंपॉर्टेंट है, पंडित मोतीराम ये इंपॉर्टेंट है, संजीव अभ्यंकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर फैक्ट्स हम देखते हैं, दूसरे फैक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहले जो दरभंगा घराना है उसके सिंगर खांडरवानी और गोहरवानी में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा खंडरवानी और गोहरवानी प्रस्तुत करते हैं। जो लखनऊ घराना है कथक का, वो ईश्वरी प्रसाद ने डिवोट बनाया था। जो भक्ति मूवमेंट, जो आप कह सकते हो जो उत्तर प्रदेश का साउथ ईस्ट रीजन है, वहां पे वो रहते थे और वो उससे इंस्पायर होके उन्होंने लखनऊ घराना बनाया था। इसी के साथ हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम में राग दिन के अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीजन्स पे अलग अलग राग उन्होंने डिवोट किए हुए हैं कि ये टाइम हो रहा है तो ये राग है, इस टाइम पे ये सीजन चल रहा है तो ये वाला राग गाया जाएगा। 7 बेसिक आप कह सकते हो ताल हैं इंडियन म्यूजिक में। कार्नेटिक म्यूजिक में, साउथ इंडियन म्यूजिक में 7 ताल होती हैं। और कार्नेटिक म्यूजिक के अकॉर्डिंग पदम क्या है, एक लव पोयम है। टेम्पो क्या है, लय। टेम्पो का मतलब क्या होता है, लय होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या होता है, जबकि ताल का मतलब है साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स, यानी समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था। तो हमारे यहाँ ताल समय की जो इकाई है उसकी मतलब आप कैसे उसको साइक्लाइज कर रहे हो, जबकि साउथ इंडियन म्यूजिक में ताल का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो कि अच्छा इसमें अभी ताल हम 7 अलग अलग ताल है, मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फेमस बुक है आपकी संग्रह चूड़ामणि के नाम से, जो गोविंदाचार्य ने लिखी है, जिसके अंदर जो अभी कार्नेटिक म्यूजिक जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो एक्सप्लेन किया गया है। पुरंदर दास को माना जाता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, so guys, this is all about gharanas and the Hindustani music. I hope it will become somewhat beneficial to you guys, क्योंकि इतना सारा एक साथ लर्न करना, डाइजेस्ट करना, I don't think it is quite easy. बट हाँ ये है कि अगर आप रिवाइज करोगे बार बार तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। एक्सपोनेंट्स जरूर याद कर लेना। बाकी हमारे सभी सब्जेक्ट्स को अगर आपको, आप आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अलग अलग बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ऑफिसर बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी। बट इंडिविजुअल बैचेस अगर चाहिए आपको, जैसे जनरल अवेयरनेस का बैच है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट अगेन in the next video. Till then, have a good day and goodbye.